Hey everyone, so you are watching Decoding Net JRF, and in this video I am going to share about my tips that helped me and जिससे मेरे पेपर 1 में 39 क्वेश्चन सही हुए थे and that is 2 without any DI and maths. सी मेरा स्कोर वाज 122 क्वेश्चंस जिसमें से 39 क्वेश्चंस जो थे वो मेरा पेपर 1 में सही हुए थे. तो अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को मतलब जो जनरल परसेप्शन होता है कि क्या बिना डी और मैथ्स के JRF पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है, बट इट जस्ट कि आप लोग को स्ट्रेटेजिकली चलना होता है एंड इसके अलावा जो बाकी यूनिट्स होती है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है. अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि मान लो कोई टॉपर है कि जिसके 135-140 क्वेश्चन सही है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि उसे 135 क्वेश्चंस ही आते होंगे, क्योंकि पेपर में कभी भी इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते एंड स्पेशली पेपर 1 में कि आप जो पढ़ोगे उठा करके फैक्ट एज इट इज़ आप लोग को दिखा दिया जाएगा. बाकी आप लोग को क्या करना होता है, अपनी टेंडेंसी जो होती है बंदे की कितने क्वेश्चन सही कर सकता है वो उसके ऊपर काम करना होता है, अपनी स्किल इम्प्रूव करनी होती है, उसी से जो आप लोग अपना स्कोर भी इंक्रीज कर सकते हो. इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डाले हुए हैं जो मैं करके गई थी एंड जिससे मुझे लगता है जो ज़्यादा ज़रूरी भी है. और इसके अलावा तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग को मॉक्स एंड PYQs के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए. मेरा लास्ट ईयर जा कर के मास्टर्स कंप्लीट हुआ था एंड आई वाज परस्यूइंग BEd. मेरे पास बहुत ही कम टाइम था इस JRF एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मई में मेरे एग्ज़ाम से यानी कि 20 से 25 दिन ही थे. तो मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन में अपना ओवरव्यू जो भी था सिलेबस का उसे कंप्लीट किया एंड देन मैंने डेली मॉक दिए. एंड मैं यही बोलूँगी कि आप लोग के लिए भी कि डेली मॉक दीजिए. एटलीस्ट एक मॉक देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दिन में. एंड जो खास करके जब पेपर का टाइम नज़दीक आ जाता है उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यानी कि लास्ट 1-1.5 महीने में तो आपको मॉक्स देने चाहिए, PYQs देने चाहिए. मैं मॉक के लिए यही रिकमेंड करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक का पास लीजिए, मतलब जो मैंने लिया था, एंड उसमें से आप PYQs ही अटैम्प्ट कीजिए एज अ मॉक. पेपर 1 क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट का ही मतलब लगभग सेम पैटर्न होता है, तो इस वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं पेपर 1 को अटैम्प्ट करने के लिए. डेली एक एक लगाइए, क्योंकि अगर आप बाकी ऐप्स के लेंगे मतलब वो तो आपकी अपनी चॉइस है, बट फिर भी जो एनटीए का पैटर्न है अगर आप समझ सकते हैं तो उसे सिर्फ आप PYQs के ज़रिए ही समझ सकते हैं, क्योंकि एनटीए का पैटर्न जो है वो आपको एनटीए ही समझा सकता है एंड इसलिए आपको PYQs ही देने चाहिए एंड उसी को ही आप एज अ मॉक भी दे सकते हैं. डेली एक एक दीजिए मॉक. कवर करते हैं आगे कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. हालांकि आप इसमें चाहे तो अपने भी कुछ ऐड कर सकते हैं एडिशनली, बट ये अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगा वो मैंने इसमें डाले हुए हैं. मैंने DI एंड मैथ्स वाली जो भी यूनिट्स थी उनको एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि वो मैं खुद भी नहीं करके गई थी. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली यूनिट जो थी दैट वाज टीचिंग एप्टीट्यूड. इसमें मैं कर गई थी सिर्फ मॉडल्स एंड थ्योरीज, क्योंकि अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है थ्योरी बेस्ड तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको थ्योरीज या मॉडल्स आपके माइंड में है, आपके जो है वो अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से है. देन सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन स्वयं प्रभा एंड स्वयं के बारे में जो कुछ भी है वो आपको कवर करके जाना है. लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. हालांकि अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अलावा भी काफ़ी डीप क्वेश्चन लगे हैं लाइक स्टेटमेंट आर्गूमेंट की डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो चीज़ें आपकी जो है बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए. देन वेस्टर्न एंड न्याय सिलॉजिज्म एंड देन फैलेसीज बोलूँगी, प्रमाणास, फिगर्स, वेन डायग्राम. फिगर्स एंड वेन डायग्राम जो है ये पहले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे, बीच में ये चीज़ें काफ़ी छूट गई थी, लेकिन अब पिछले 2-3 एग्जाम्स में काफ़ी पूछ रहे हैं. देन कॉन्वर्स ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन. देन रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ तो उसमें आता है आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो इम्पॉर्टेंट है. रिसर्च न्यूमेरिकल्स, मेरी शिफ्ट में भी ये 3 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट रिसर्च न्यूमेरिकल्स के ही थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन अगर मैं बात करूँ प्लेजरिज्म की एंड उसके सॉफ्टवेयर की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन चीज़ों के साथ क्या होता है कि आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना होता है, क्योंकि अगर मान लो आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लास्ट की डेट्स में है, तो आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग के एग्ज़ाम्स के एनालिसिस देख सकते हो, क्योंकि मैं भी वही देख के गई थी एंड मैंने देखा था कि मुझसे पहले सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ था एंड उसमें रिसर्च के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे थे, तो मैं वो
करके गई थी कुछ न्यूमेरिकल के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप के जो है मेरी शिफ्ट में देखने के लिए मिले। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ये चीज़ें जो माइंड में रखिए एंड ये चीज़ें करनी होती है। देन कम्युनिकेशन की बात करूँगी तो ये बहुत ऐसा टॉपिक है कि इससे आपको आउट ऑफ द बॉक्स जा करके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरीज एंड टाइप्स करके जाइए। एंड देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल क्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एंड देन हॉट एंड कूल मीडिया वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत है। देन अगर हम बात करूँ ICT की तो उसमें नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, IPv4 एंड IPv6 वाले क्वेश्चंस, ईमेल सिस्टम, फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस के बारे में जो भी नॉलेज है, वेब जनरेशन एंड कंप्यूटर जनरेशंस, ICT टर्म्स एंड इनिशिएटिव्स। ICT टर्म्स से याद आया कि मेरी शिफ्ट में डायरेक्ट इसी का क्वेश्चन आया हुआ था एंड वो भी मैंने PYQ से सॉल्व किया हुआ था। एक हब स्विच का क्वेश्चन आई थिंक पहले किसी शिफ्ट में पूछा था एंड उसी के ऑप्शंस का यूज़ करके जो है मेरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ रखा था। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग PYQs दीजिए एंड डेली अटैम्प्ट कीजिए। देन इंटरनेट हो गया एंड इम्पॉर्टेंट टूल्स जो भी है। एनवायरनमेंट मैं बोलूँगी बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए आपको सिर्फ ज़्यादा डीप इसमें नहीं घुसना है, बेसिक करके जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं तो वो सबके लिए टफ होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप डीप करके जा रहे हैं तो उसी डीप में से आपको जो क्वेश्चन आएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ बेसिक करके जाना चाहिए, जिसमें मैं कर गई थी लाइक प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस, आपका पॉल्यूशन एंड मेजर पॉल्यूटेंट्स, मेटल्स से जो भी डिजीज़ होती है, देन वाटर पॉल्यूशन ट्रीटमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देन लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की तो उसमें आती है एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कॉलर्स, बाकी वैदिक एंड ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम वो कैसे था, और आपकी NEP 2020 की क्या क्या चीज़ें नई नई ऐड हुई है, लाइक कौन कौन सी जो आपकी संस्थाएं बनी है। जैसे वोकेशनल एजुकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। देन एजुकेशनल इनिशिएटिव्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका इवैल्यूएशन सिस्टम वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इवैल्यूएशन सिस्टम आप देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से भी काफ़ी रिलेट करता है, कॉमन जैसा टॉपिक है दोनों में। ये कुछ मैंने मेन टॉपिक्स इंक्लूड किए थे, बाकी मैंने कॉम्प्रीहेंशन को भी नहीं इंक्लूड किया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, वो आपको जनरल बेस्ड करना होता है, मुझे नहीं लगता उसकी प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। एंड बाकी DI एंड मैथ्स तो मैंने वैसे ही एक्सक्लूड किए थे। अगर आप यही यूनिट्स भी एंड ये टॉपिक्स अच्छे से करके जाते हैं तो मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी सबसे अच्छी जो थी रिसर्च एंड ICT वो काफ़ी अच्छी से तैयार हो गई थी। एंड अब जो है उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि अब PhD के एंट्रांसेस बंद हो गए हैं। इस वजह से क्या आप नेट के बेस पे बच्चों को ले रहे हैं PhD के लिए, तो रिसर्च की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। नेट के एग्ज़ाम्स में नेट रिसर्च के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन वाली यूनिट्स को काफ़ी ज़्यादा कवर कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए। एंड आप चाहे तो इसमें डीप भी जा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने जस्ट बेसिक ओवरव्यू दिया था आप लोगों को जो मैं बताना चाहती थी, एंड मेरा मेन फोकस ये था कि मॉक्स PYQs एंड आपकी जो टेंडेंसी है इंस्टिक्ट है। दूसरी मैं ये बोलूँगी, जब भी आपके क्वेश्चंस देख रहे होते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपको एक इंस्टिक्ट आ रही होती है कि नहीं इसका यही क्वेश्चन सही है, बट हम लोग क्या करते हैं कि कई बार नई नई ओवर थिंकिंग के चक्कर में उसे भी गलत कर देते हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है। इससे पहले जो है मेरे लगभग आई थिंक मैंने जब मेरा पेपर अटैम्प्ट हो गया था, मैंने लगभग 11 क्वेश्चंस जो थे वो मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाले हुए थे, बट उसमें से मैं सिर्फ 5 ही रीअटैम्प्ट कर पाई थी, क्योंकि मतलब मेरे काफ़ी हेडेक स्टार्ट हो गई थी, तो बाकी मैंने फिर पेपर ही बंद कर दिया था। एंड देन वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन जो थे मेरे गलत हुए, जो भी रीअटैम्प्ट किए मैंने। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती, क्योंकि हम काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, इस वजह से काफ़ी चीज़ें गलत कर देते हैं। वो नहीं करना है, अपनी फर्स्ट इंस्टिक्ट को फॉलो करना है, देन अपनी टेंडेंसी को बढ़ाना है कि सही करने की जो आपकी टेंडेंसी होती है वो तभी अच्छी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक या PYQs जो थे उसे अटैम्प्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिले एंड आप लोग एक वीडियो कुछ काम आ सके। एंड बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड बाकी अगर आपको अदर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डाला हुआ। थैंक यू वेरी मच।